हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग यहाँ पर एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं इसको। ऑर्गेनिक का आखिरी चैप्टर है यहाँ पर, बायोमोलिक्यूल्स। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर कोई लिविंग थिंग्स है तो उनके अंदर जो बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो मिल करके आपस में एक बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ उसमें से, जैसे कि कुछ बायोमोलिक्यूल्स के नाम लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है, लिपिड्स हो जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो एक लिविंग थिंग्स की बॉडी में पाया जाता है, जिस जो मिल करके क्या हो जाता है, एक लिविंग थिंग्स को वहाँ पर जिंदा रखता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कोई अगर लिविंग है तो वो लिविंग मतलब वो जिंदा है, लेकिन उसको जिंदा रखने के लिए बहुत सारे नॉन लिविंग जो एटम्स हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, वही आपस में काम करके क्या करते हैं, उसको वहाँ पर रिएक्शंस करते हैं। फिर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से उनको लिविंग बना करके रखता है। ठीक है, अब इसी में आपको ऐसा बताया गया, जैसे प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाते हैं, लिपिड्स हो जाते हैं, विटामिन्स हो जाते हैं, मिनरल्स हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हो जाते हैं जो एक लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर जो हम लोग का चैप्टर्स है, इसमें हम कुछ बायोमोलिक्यूल्स पे डिस्कशंस करेंगे, जो आपके सिलेबस में कुछ बायोमोलिक्यूल्स है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ, इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हम लोग वहाँ पर आ जाएंगे, प्रोटीन्स पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग वहाँ पर क्या कर जाते हैं, कुछ विटामिन्स पढ़ेंगे, वहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले जो इंट्रोडक्शंस का चैप्टर्स है, चैप्टर में जो पहला पेज इंट्रोडक्शंस का है उसको देखते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट से आज का लेक्चर सही से स्टार्ट होगा। तो चलिए आते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स में आपको यहाँ पर बताया गया, इट इज अ हार्मोनियस एंड सिंक्रोनस प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी विच लीड द लाइफ। कह रहे एक हार्मोनियस और सिंक्रोनस, एक अच्छे, ठीक है, वहां पर आप बताएंगे एक सिंक्रोनसली बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी रिएक्शन चलती हैं, बहुत सारी हार्मोनल एक्टिविटीज होती रहती है, जिसकी वजह से अगर हम बात करते हैं कोई लाइफ वहां पर लीड करती रहती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को भी पता है, हम लोग की बॉडी के अंदर, जैसे आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हो, आपको बताया जाता है बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिक रिएक्शन, जिसको मिला करके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हम लोग कहते हैं। ठीक है, वो जा करके किसी एक वहाँ पर कोई लिविंग थिंग्स है उसके अंदर ये बार बार होता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी सारी एक्टिविटीज चलती रहती है। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया। तो चलो यहाँ पर आते हैं और थ्योरी वाले पोर्शंस को यहाँ पर देखते हैं। आपको ये कहता है कि अ लिविंग सिस्टम ग्रोज, सस्टेन्स एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स अबाउट अ लिविंग सिस्टम इज दैट, क्या है सबसे अमेजिंग थिंग, इज दैट इज कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कह रहे हैं कि है तो लिविंग, लेकिन बना किससे है, नॉन लिविंग से, एटम मॉलिक्यूल से। ठीक है, और बताया गया यहाँ पर द परस्यूट ऑफ नॉलेज व्हाट गोज ऑन केमिकली विदिन अ लिविंग सिस्टम फॉल्स इन द डोमेन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। किसी लिविंग सिस्टम के अंदर क्या क्या रिएक्शंस हो रही, क्या क्या चीजें हो रही हैं, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर कौन सी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। फिर कहता है कि लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स, बहुत ही जटिल बायोमोलिक्यूल से भी मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कहता है कि प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे लेते हैं, आर इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड। हम हमारा जो भोजन होता है उसी से हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। These biomolecules interacts with each other, और ये बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये सब के सब प्रोटीन्स, ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तब जाकर के एंड कंस्टिट्यूट द मॉलिक्यूलर लॉजिक ऑफ लाइफ परफॉर्मेंस, तो वो मिल करके वहां पर लाइफ को परफॉर्म करते हैं। फिर बताया गया इन एडिशन सम सिंपल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि यहाँ पर बताया गया विटामिन्स हो गए एंड यहाँ पर मिनरल सॉल्ट also play an important role in the functions of organism। फिर कह रहा है कि structure and function of some of these biomolecules are discussed in this unit। कह रहे कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा, कुछ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में चर्चा होगी। और जो पहला बायोमोलिक्यूल्स और कोई नहीं है, वो कौन है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो अब मैं इसको आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग को एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका ये होगा, पहले मैं आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूंगा कि आपके उस पैराग्राफ में वहाँ पर उसके बारे में क्या बता रहा है, फिर उसके बाद हम लोग उसकी एक एक लाइन को रीड करेंगे।
तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला बायोमोलिक्यूल्स नाम है उसका कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स से बात होने जा रही है। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या बताता है, कह रहे हैं कि भाई इसके नाम में ही लग रहा है क्या, कार्बो प्लस हाइड्रेट्स, मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में जो नाम आया था वो आया है किससे, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन से। कहा गया ये एक्चुअली में हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन से लिया गया है, मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स, वहां से इसको उठाया गया। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर हम इनके जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल फॉर्मूला, हालांकि जनरल फॉर्मूला हर कोई फॉलो नहीं करता है, कुछ वहाँ पर मॉलिक्यूल्स, कुछ बायोमॉलिक्यूल्स, अब अगर कार्बोहाइड्रेट्स उसको फॉलो करते हैं। और जनरल फॉर्मूला होगा यहाँ पर CxH2O का होल Y। अगर इसको हम देखें तो ये तो लग रहा है कार्बन और वाटर, कार्बन के कुछ नंबर और वाटर के नंबर, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। वाटर किसके, कार्बन के। तो ऐसा हमें यहाँ पर बताया गया है कि ये हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर X क्या हो जाएगा, कार्बन के नंबर, Y क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब बताओगे, इनके वाटर के नंबर हो सकते हैं। लेकिन याद रहे ऐसा नहीं है कि यही जो आपको बताया जा रहा है यही वहाँ पर इसकी सही डेफिनेशंस होगी कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको यह बताया गया कि आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। जो इनका ये जनरल फॉर्मूला अभी मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, यहाँ पर बताया CxH2O का होल Y। ये जो जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इस पर कुछ थोड़ी सी बात आपकी बुक में लिखता है, जैसे फ्लो चार्ट बना करके मैं आपको बता देता हूँ। कहा कि कुछ ऐसे लोग होंगे जहाँ पर हम देखेंगे फॉलो, ठीक है, जनरल फॉर्मूला, इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेंगे एंड रिप्रेजेंट्स टू कार्बोहाइड्रेट्स। कहा कि वो एक तो इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो भी करेंगे और साथ साथ वहां पर इस कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्रेजेंट भी करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल में अगर हम आएंगे तो एग्जाम्पल में याद रखना कि जैसे अगर हम जानते हैं ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला यहाँ पर C6H12O6 हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है ग्लूकोज, C6H12O6 हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखें ग्लूकोज में, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, कार्बन है, ठीक है, और इसके नंबर 6 लिख देते हैं, और उसके बाद H2O का होल 6 लिख देंगे। यही तो लिख सकते हैं इस जनरल फॉर्मूले के हिसाब से। और यहाँ पर अगर हम कहें भाई X की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, 6, और Y की वैल्यू कितनी दिख रही है, 6। ऐसे एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, हम कह सकते हैं सुक्रोज, ठीक है, और सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22 और O11 हो जाता है। और यहाँ पर अगर देखें इस फॉर्मूले के हिसाब से हम कहेंगे C12 और H2O का कितना हो जाएगा, 11, C12H2O का 11। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कार्ब X के नंबर कितने हो जाएंगे, 12, और Y के नंबर कितने हो जाएंगे, 11, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताओगे X के नंबर 12 और Y के नंबर कितने हो जाते हैं, 11। तो C12H2O का होल 11, X बराबर 12 और Y बराबर, ये सब के सब आप देख रहे हैं यहाँ पर इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब सवाल आता है, क्या आज के बाद से कोई भी जनरल फॉर्मूले को फॉलो करे हम कहते हैं कि भाई तुम भी कार्बोहाइड्रेट हो? ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसलिए आपको दूसरी वेराइटीज जो यहाँ पर बता रहा हूँ, अब बताओगे फॉलो जनरल फॉर्मूला बट डू नॉट रिप्रेजेंट टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जनरल फॉर्मूला को फॉलो तो करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जांपल लिखता है कि हम जानते हैं एसिटिक एसिड, किसको जानते हैं, एसिटिक एसिड। जब एसिटिक एसिड की बात आती तो इसको यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, हम कहेंगे CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड में अगर हम यहाँ पर इसको समराइज करके लिखें, कितने कार्बन है बताओ, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना 3 और 1 4 हो जाता है, ऑक्सीजन कितना 2। तो अगर हम देखें यहाँ पर इसको इसके हिसाब से लिखें, जनरल फॉर्मूले के हिसाब से हम लिखेंगे COH2O का होल 2, बताओ ऐसे तो लिख सकते हैं COH2O का होल 2 ऐसे।
और यहाँ पर कह देंगे भाई देखो यहाँ पर हमारा X भी 2 है और Y भी 2 है। क्या ये एसिडिक एसिड कार्बोहाइड्रेट होता? नहीं, ये तो एक एसिड है, ये नहीं होता। ठीक है, फिर एक और वेराइटी आपको बताया गया है, बताया गया यहाँ पर फॉलो, यहाँ पर लिखता है कि डू नॉट फॉलो जनरल फॉर्मूला। ऐसे लोग जो जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद कहता है डू नॉट फॉलो जनरल फॉर्मूला बट रिप्रेजेंट टू कार्बोहाइड्रेट। जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते, लेकिन तब भी कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एग्जाम्पल आपके बुक में लिखता है पहले पेज पे, याद रखना। यहां पर कहा गया रेमेनोज, ठीक है, रेमेनोज। और इसके अगर हम यहां पर फॉर्मूले की बात करते हैं इसका C6H12O5 क्या बताता है? C6H12O5। और अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर आपको लगता है कि X के नंबर Y के नंबर अगर हम 5 करेंगे, अगर Y के नंबर 5 करते हैं तो यहाँ पर ये 10 हो जाना चाहिए था, ठीक है, इसको 5। अगर 6 करते तो ये 12 हो जाता है, यहाँ पर 5 होना चाहिए था। मतलब ये रेमेनोज जो हो जाता है जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है, लेकिन रेमेनोज एक यहाँ पर क्या हो जाता है बताओगे, आपका एक कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर कुछ ऐसा क्लासिफिकेशंस मैंने आपको बता दिया, जिससे कि अगर आप नोट भी करना चाहें तो एग्जाम नोट कर ले, उसके बाद फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको यही सारी बातें वहां पर बताएगी। ठीक, तो सवाल आता है भाई यहाँ पर पहले बताया गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। फिर बताया गया कुछ लोग जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग कॉपी तो कर लेते हैं, लेकिन वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। कुछ लोग नहीं फॉलो करते लेकिन तब भी होते। इसका मतलब हम इसके भरोसे नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स में जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की डेफिनेशन, ये इसके भरोसे नहीं है। हमें कोई एक अच्छे डेफिनेशन की जरूरत होगी, और उस डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डेफिनेशंस की अगर बात करेंगे जो केमिकली देखा गया है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करा करके, तो यहाँ पर बताया गया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, कहता है ऑप्टिकली, ठीक है, एक्टिव, और साथ साथ बहुत सारे OH ग्रुप भी लेकर के बैठे, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड हो या फिर एल्डिहाइड और कीटोन या फिर कीटोन, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं और कंपाउंड्स which produces such units on hydrolysis। ये आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, जो हमें डिक्टो यहाँ पर याद होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर ये बताता है कि अगर डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की सही देखी जाए तो आपको ये कहता है कि ऐसे सब्सटेंस जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, मतलब कायरल कार्बन होना चाहिए, वो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब बहुत सारे OH ग्रुप लगे हों, वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ होने चाहिए, तो हम उनको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। या फिर ऐसे कंपाउंड्स जिनकी हम हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शंस कराएं, हाइड्रोलिसिस कराएं, उस दौरान ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन का जन्म हो, वो ऐसे लोगों को भी अगर बना करके देना शुरू कर देता है वहां पर हाइड्रोलिसिस के दौरान, तब भी हम कहेंगे उसको कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशंस है। अब आते हैं एनसीईआरटी में और देखते हैं वहां पर हमें क्या बताता है। ठीक, और आपको यहां पर यह कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड फॉर्म्स अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कह रहा है कि यहाँ पर बताया गया कार्बोहाइड्रेट प्राइमरली इसको कौन प्रोड्यूस करता है, प्लांट ही बनाता है। और बताया गया यहाँ पर क्या हो जाता है, नेचुरली अकरिंग बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको देखने को मिलता है। बताया गया सम कॉमन एग्जाम्पल अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, जैसे आपको बताया केन शुगर हो जाए, ग्लूकोज हो जाए, स्टार्च, ये सब के सब क्या ये कार्बोहाइड्रेट ही तो है। फिर आपको बताया गया मोस्ट ऑफ देम हैव अ जनरल फॉर्मूला, ज्यादातर, सबके नहीं, यहाँ पर कह रहे मोस्ट ऑफ देम, उसमें से ज्यादातर लोगों के पास यहाँ पर पाया जाता है CxH2O का होल Y। फिर बताया गया एंड वेयर कंसिडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और उनको हम ऐसा बोल सकते हैं वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। फ्रॉम वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट्स वर डिराइव्ड, तो इसलिए बताया गया वहीं से इस नाम को डिराइव किया गया। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज
जैसे कि C6H12O6 फिट इनटू दिस जनरल फार्मूला, वो इस जनरल फार्मूले में फिट बैठते हैं, C6H2O का होल 6, देखें C6H2O का होल 6। और बताइए बट ऑल द कंपाउंड्स विच फिट इनटू दिस फार्मूला मे नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे हर कोई इसमें आने वाला कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा। कह रहा फॉर एग्जाम्पल एसिडिक एसिड, ठीक है, CH3COH फिट्स इनटू दिस जनरल फार्मूला। जैसे अगर देखें यहाँ पर एसिटिक एसिड हमें पता है उसका जनरल फार्मूला लिखेंगे C2H2O का होल 2, लेकिन आपको याद होना चाहिए ये हमारा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तो एक एसिड है विच इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। कह रहे सिमिलरली ऐसे एक और आपको बताना चाहता है, कह रहे ये याद रखना रेमेनोज, ठीक है, C6H12O5 is a carbohydrates but does not fit into these definitions, लेकिन वो डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता। फिर आपको यहाँ पर कहता है a large number of their reactions have shown that they contains a specific functional groups। बहुत सारे रिएक्शंस कराने के बाद वहाँ पर एक बात समझ में आती है कि इनके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप्स होता है, ठीक है, और उसी बेसिस पे इनकी एक डेफिनेशंस निकल के आती है और डेफिनेशंस आपको बताता है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान देना है केमिकली जो डेफिनेशन यहाँ पर बनाई ये बताया क्या, द कार्बोहाइड्रेट्स मे बी डिफाइंड एज, यहाँ से क्या हो सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, या फिर और क्या बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, ऐसे कंपाउंड जो क्या कर जाते हैं, ऐसे यूनिट्स बनाते हैं हाइड्रोलिसिस से। फिर बताया गया सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट, क्या हो जाते हैं, स्वीट टेस्ट के होते हैं, आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स। अच्छा इसको भी मैं आपको बताता था, अभी तक यहाँ तक देखते कार्बोहाइड्रेट्स तक, अभी क्लासिफिकेशंस कराता हूँ वहाँ पर फिर बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पर क्या यही काम करेंगे, पहले जो भी आपकी बुक में दिया है उसको यहाँ पर देखते हैं फिर रेट करेंगे। हम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कह रहे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशंस की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम बात करने जा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर कहता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हम जो भी कार्बोहाइड्रेट उनकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे और उसके बाद देखेंगे उसमें क्या हो रहा है, उस बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करने जा रहे हैं। तो यहां पर आपको जो बताया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो आपको बताने जा रहे हैं, और यहां पर बताया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करते हैं बेसिस किस बेसिस, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे, इसको तीन हिस्सों में मेजर ब्रॉडली 3 क्लासेस में इसको हम क्लासीफाई करते हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरीज में। एक होता है जिसको कहें मोनोसैकेराइड्स, दूसरा जो हो जाता है यहाँ पर उसको कहते हैं, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड, और थर्ड जो हम यहाँ पर कहने जा रहे हैं वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स 3 क्लासेस में इसको क्लासीफाई किया गया, 3 कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई किया गया है, ओलिगो, पॉली और मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के लिए आपको एक लाइन यहाँ पर लिखता है, ठीक है, तो यहाँ पर कहता है यहाँ पर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं की जाती। और याद रखना अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं जिसकी हाइड्रोलिसिस होगी, वो हाइड्रोलिसिस हो करके क्या करेगा हमको होता है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स को देगा। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया कि मोनोसैकेराइड से छोटा अब यहाँ पर कोई और ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड कीटोन यहाँ पर नहीं बनने वाला है, इसलिए यहाँ पर एक लाइन साफ साफ आपको कहता है कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ठीक है,
गैलेक्टोज, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स हैं जिनकी हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए उनको कह दिया जाता है भाई तुम क्या हो यहाँ पर, मोनोसेकेराइड्स हो। अब ओलिगोसेकेराइड्स की बात करते हैं तो कहा जाता है जब इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस मतलब यहाँ पर डाइल्यूट एसिड के साथ हीट करते हैं इनको हम, ठीक है ऐसे। तो बताया गया यहाँ पर कहता है कि ऑन हाइड्रोलिसिस yields 2 to 10 monosaccharides। ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जाकर के क्या बनता है वहाँ पर 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स बनता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है। 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स का फॉर्मेशंस करता है। और यहाँ पर अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एग्जांपल, तो एग्जांपल जो यहाँ पर ओलिगोसेक्राइड्स का हमें बताया जा रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, अगर वो कितने मोनोसेक्राइड्स दे रहे हैं, अगर एक दे रहा है, एक तो दे नहीं सकते, आप बताओगे 2 देगा, अगर कम से कम वहाँ पर 2 दे रहा है तो उसको डाइसेक्राइड्स, क्योंकि मैंने कहा 2 से कितना हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 दिया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा डाइसेक्राइड्स, 3 हो रहे हैं तो मतलब उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं 3 मोनोसेक्राइड्स तो हमें देता है, तो हम बताएंगे इसका मतलब वो ट्राइसेक्राइड, 4 दे रहा है टेट्रा, 5 पेंटा, ऐसे वहाँ पर उसको बोलते हैं। इसलिए बताया गया कि अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो ओलिगोसेक्राइड को फर्दर फिर से क्लासिफाई किया जा रहा है ऑन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यील्ड्स। तो बताओगे यहाँ पर बताएगा एक होगा आपका डाइसेकेराइड्स, ठीक है, यहाँ पर कितने मिलेंगे 2 हाइड्रोलिसिस करने पर। ऐसे हम कह सकते हैं यहाँ पर ट्राइसेकेराइड्स, ऐसे और अगर लिखे तो यहाँ पर कह सकते हैं टेट्रासेकेराइड्स, ठीक है, यहाँ पर 4, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिले। लेकिन आपकी बुक में एक लाइन लिखता है सबसे ज़्यादा कॉमन, अगर हमसे पूछा जाए भाई मोस्ट कॉमन की बात करो, मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड्स, तो यहाँ पर नाम किसका लिया जा रहा है मोस्ट कॉमन में, आप बताओगे यहाँ पर ओलिगोसेक्राइड्स, मोस्ट डाइसेक्राइड्स, ठीक है, यहां पर मैंने गलत लिखा, मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड्स जो है उसमें हम किसको लिखते हैं डाइसेक्राइड्स को, है तो सब, लेकिन उसमें अगर एक कॉमन की बात करें जो ज़्यादातर पाया जाता है उसमें क्या बोलते हैं डाइसेक्राइड्स। और डाइसेक्राइड्स के अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाएगा, जैसे कि हम बात करते हैं सुक्रोज हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माल्टोज, ठीक है, उसके बाद लैक्टोज, ऐसे ये सब के सब क्या हो जाते हैं यहाँ पर डाइसेकेराइड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताओगे ओलिगोसेक्राइड्स कह रहा है 2 से 10 तक का रेंज है, वहाँ पर इतने मोनोसेक्राइड्स अगर बन रहे हैं हाइड्रोलिसिस से तो उनको हम कहेंगे भाई ये ओलिगोसेक्राइड वाले लोग हैं, 2 तो डाइसेक्राइड, 3 तो ट्राइसेक्राइड, 4 है तो टेट्रा, ऐसे। हाँ, मोस्ट कॉमन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर डाइसेक्राइड्स होता है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वहाँ पर है पॉलीसेक्राइड्स, और पॉलीसेक्राइड्स में आपको ये कहता है कि हाइड्रोलिसिस करके कितने मोनोसेक्राइड्स देंगे, आपको पता है बहुत सारे, कहता है ऑन हाइड्रोलिसिस yield large number of monosaccharides, large number of monosaccharides, ठीक है, ऐसे ये आपको बताया गया। और इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इसके एग्जांपल में सबसे पहले यहाँ पर स्टार्च आ जाए, सेलुलोज आ जाए, ठीक है, ग्लाइकोजन, अब इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है, गम्स, ठीक है, ऐसे कुछ हो जाता है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ब्रॉडली यहाँ पर बताया गया 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, ओलिगोसेक्राइड्स की हाइड्रोलिसिस होगी तो 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स देंगे, और पॉलीसेक्राइड्स आप ऐसे कह सकते हैं 10 तक का रेंज ये पकड़ के रखे, मतलब 10 के ऊपर, या फिर बहुत सारे जो देता है वो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर
पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में जो आ जाते हैं। एग्जाम्पल कुछ आपको बताया गया, इन सब के बारे में कुछ जो आपको बुक में बताया जाएगा उसको हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्लासिफिकेशन था। अब इसको मिटाते हैं और दूसरा क्लासिफिकेशन आपको बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सबसे मेन तो यही था क्लासिफिकेशन, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको कहता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। अगर टेस्ट के बेसिस पे किया जाए तो, अगर टेस्ट के बेसिस पे बात करते हैं तो यहां पर आपको बताया गया कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करते हैं टेस्ट के बेसिस पे बताया गया, एक को हम कहते हैं यहां पर शुगर। क्या बोलते हैं? शुगर। और ये क्या पता है क्यों शुगर कहते हैं? कहा गया ये स्वीट टेस्ट के होते हैं। कैसे हो जाते हैं? ठीक है, आपको बताता है यहां पर स्वीट टेस्ट के होते हैं, स्वीट टेस्ट, इसलिए इनको शुगर कह देते हैं। और दूसरा जो हो जाता है, जो नॉन स्वीट होते हैं उनको हम नॉन शुगर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर टेस्टलेस हो जाते हैं, नॉन शुगर। अब बताओ ये क्या हो जाएंगे? टेस्टलेस। नॉन शुगर क्या हो जाते हैं? वो टेस्टलेस होते हैं। अब बात आती है शुगर में कौन कौन आ जाएगा, तो एग्जांपल में ऐसे हम नॉर्मली ऐसे कह सकते हैं हमारे ऑल मोनो एंड डाइसैकेराइड्स। ठीक है, ठीक है, सभी मोनो एंड डाइसैकेराइड्स यहां पर आ जाते हैं। और नॉन शुगर में ज्यादातर टेस्टलेस जो हमारे हो जाते हैं, एग्जांपल में हमारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। कौन हो जाते हैं वहां पर? ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स हमारे नॉन शुगर हो जाते हैं, और शुगर की बात करते हैं तो उसमें हमारे क्या हो जाते हैं? मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स ज्यादातर। तो यहीं पर एक और क्लासिफिकेशंस बता देता हूं मैं आपको। ऑन द बेसिस ऑफ reducing and non-reducing nature of sugars। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग नेचर ऑफ शुगर की अगर हम बात करते हैं, शुगर मतलब ये तो इसी में से ही, अगर हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर को भी दो पार्ट में हम बांट देते हैं ऐसे शुगर्स को। एक को हम कहते हैं यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते हैं यहाँ पर? कहेंगे और दूसरे को हम यहाँ पर कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एक है रिड्यूसिंग, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग। तो एक रिड्यूसिंग शुगर है, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसको रिड्यूसिंग शुगर कहोगे, तब बताओ कि ऐसे जो क्या कर जाते हैं वहाँ पर टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताएंगे ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं, रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट्स एंड फेलिंग सॉल्यूशन। TR का मतलब टॉलेंस रिएजेंट और FS का मतलब फेलिंग सॉल्यूशंस। या फिर कह सकते हैं गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, और एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो कहेंगे ऑल मोनो एंड डाइसैकेराइड्स, लेकिन यहां पर एक्सेप्ट, जिस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया, एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, लेकिन ये क्या हो जाता है आप बताओगे? ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। और यहाँ पर एग्जांपल की बात करते हैं वही सेम चीजें आ जाती है, जो क्या कर जाता है? टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को क्या कर जाता है? रिड्यूस नहीं कर पाता, उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। एग्जाम्पल में बस एक याद रखना, यहाँ पर क्या हो जाता है? वही सुक्रोज। ठीक है, तो इसलिए याद रखना सुक्रोज हमारा एक
नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। और क्यों होता है, क्या होगा, अभी जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आगे, तो आपको मैं बताऊंगा कि क्या देख करके हम बता सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर है, क्या देख करके बता सकते हैं रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। तो अभी के लिए कर लो, यहाँ पे सब मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना था कि कहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हमने वहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस भी देख लिया, टेस्ट भी देख लिया, और साथ साथ वहाँ पर उसका रिड्यूसिंग नेचर, नॉन रिड्यूसिंग नेचर को भी देख लिया। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ऑल मोनोसेक्राइड्स का मतलब यहाँ पर आपका फ्रक्टोज भी आ जाता है। और हमें पता है कि टॉलेस्ट रेजेंट फेलिंग सॉल्यूशंस की अगर बात करते हैं तो कौन इनको रिड्यूस कर सकता था, तो आपको पता है यहाँ पर कर सकते थे जो एल्डिहाइड वाले लोग होते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो कीटोन में अगर नहीं आते भाई, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वहाँ पर, फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन होता है। लेकिन वहाँ पर क्या हो जाता है, वो कीटो से फिर एल्डिहाइड में भी चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से फ्रक्टोज भी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग शुगर की लिस्ट में आता है। ये बात यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। केवल नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात आती है तो सुक्रोज को आपको याद रखना है। तो चलिए अब यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है उसको रीड करते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग को पढ़ना था, कह रहे कि सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, आर आल्सो कॉल्ड शुगर, उसी को हम शुगर कहते हैं। द मोस्ट कॉमन शुगर यूज्ड इन आवर होम, आपको पता है वो सुक्रोज रहता है जिसको हम चीनी कहते हैं, ठीक है। वेयर एज द शुगर प्रेजेंट, अगर हम वो शुगर की बात करते हैं जो मिल्क में पाया जाता है, तो आपको पता है उसको क्या नाम देते हैं यहाँ पर, इन मिल्क, उसको क्या नाम देते हैं, लैक्टोज, ठीक, उसको कहते हैं लैक्टोज। इन मिल्क नोन एज लैक्टोज कहा जाता है। कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड सैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को एक और नाम दिया जाता है सैकेराइड्स। और सैकेराइड्स एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका नाम होता है सैकरॉन, और सैकरॉन का मतलब होता है शुगर। तो शुगर से ही सैकेराइड्स का भी टर्म्स यहाँ पर आया। चलो अब हम यहाँ पर इसके क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, ठीक है। बताइए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। किसके प्रति कह रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस पे अगर हम बात करते हैं उसके बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस, दे हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में उसको बांट दिया जाता है। पहले ग्रुप की बात करते हैं, नाम है मोनोसैकेराइड्स। फिर कह रहे हैं कि अ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसकी हाइड्रोलाइसिस फर्दर नहीं की जा सकती है, टू गिव सिंपल यूनिट। और उसके बाद क्या जाता है, सिंपल यूनिट क्या देगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। तो बताया गया इनकी हाइड्रोलिसिस करके, वो फर्दर हाइड्रोलिसिस करके कोई भी ऐसा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन नाम की चीज नहीं देते, इसका मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। इज अ कार्ड मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, इज कार्ड अ मोनोसैकेराइड। फिर बता रहे लगभग आज के टाइम तक अगर बात करते हैं लगभग 20 मोनोसैकेराइड्स ऐसे हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन टू अकर इन नेचर, नेचर में अकर करता है। सम कॉमन एग्जाम्पल्स, जैसे कि कॉमन एग्जाम्पल में ग्लूकोज हो जाए, फ्रक्टोज हो जाए, राइबोज हो जाए, ये सब इससे एग्जाम्पल्स हैं। फिर दूसरा क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, वो आपको बताता है ओलिगोसैकेराइड्स। सारी चीजें मैंने आपको फ्लो डायग्राम बना करके वहां पर बताया जिससे कि आपको समझ में आए। ओलिगोसैकेराइड्स कहता है कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड क्या दे, 2 से लेकर के 10, 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स एंड टेट्रासैकेराइड्स। उसको हम डाई, ट्राई, टेट्रासैकेराइड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं ETC। कह रहे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, कह रहे हैं कि वहां पर डिपेंड करेगा कितने मोनोसैकेराइड्स दे रहे हैं। 2 दे रहा है तो डाई बोल देंगे, 3 दे रहा है तो ट्राई बोलेंगे, 4 बोलेगा तो टेट्रा बोल देंगे भाई। दे प्रोवाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, कह रहे अमंग दीज, इन सब में सबसे ज्यादा कॉमन कौन हो जाएगा, मोस्ट कॉमन किसका नाम ले रहा है ये, कह रहे डाइसैकेराइड। पूरे ओलिगोसैकेराइड में सबसे ज्यादा कॉमन है तो डाइसैकेराइड्स है। कह रहे द 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ अ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं 2 मोनोसैकेराइड्स बनेंगे, और वो दोनों मोनोसैकेराइड सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। मे भी कह रहे सेम हो जाए या फिर वो दोनों अलग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल्स 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, अगर सुक्रोज की बात करते हैं, अभी आगे देखेंगे और अच्छे से इसको, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज। अगर सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उससे सेम अमाउंट में ग्लूकोज भी बनता है
वहाँ पर फ्रक्टोज भी बनता है। एक मॉलिक्यूल सुक्रोज से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का बनता है। वेयर एज माल्टोज, वही एक एग्जाम्पल और है, ये डाइसेक्राइड्स नाम है माल्टोज, गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओनली ग्लूकोज, वो ग्लूकोज के ही दोनों मॉलिक्यूल्स देता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कहता है, नाम है पॉलीसेकेराइड्स। और पॉलीसेकेराइड्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो आपको ये बताया गया ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या कर जाते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स बनाना शुरू करते हैं, हाइड्रोलिसिस शुरू करते हैं पॉलीसेकेराइड्स। फिर सम कॉमन एग्जांपल आर, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स, ये सब इनके बेसिक से एग्जांपल्स हैं। फिर बताइए पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, नॉन शुगर कहा जाता है। बताया गया था कार्बोहाइड्रेट्स में आल्सो बी क्लासिफाइड एज आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट्स को, ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बताया कि ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस, किसको किसको रिड्यूस कर दिया, बताओगे फेलिंग सॉल्यूशंस, और किसकी बात कर रहे हैं, टॉलेंस रिएजेंट्स आर रिफर टू एज रिड्यूसिंग शुगर, उसको हम रिड्यूसिंग शुगर का नाम देते हैं, जो इनको रिड्यूस कर देते हैं। क्या ऑल मोनोसेक्राइड्स वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर, जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर तो होते ही हैं, साथ साथ आपके डाइसेक्राइड्स भी होते हैं उसमें से, लेकिन मैंने कहा कि शुगर वहाँ पर जो हमारा सुक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। और कैसे पहचान लेंगे रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा जब इनके स्ट्रक्चर्स बताऊंगा। ठीक है, वहाँ पर फिर हम इनके मोनोसेक्राइड्स के बारे में अब यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले हम लोग मोनोसेक्राइड्स को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर वहाँ पर डाइसेक्राइड्स को पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में वहाँ पर हम पॉलीसेक्राइड्स को पढ़ेंगे। तो इनको पढ़ेंगे तब आपका कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट होगा। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, कहते हैं मोनोसेक्राइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स एटम एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो भी हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं उनको और हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उनके पास कितने कार्बन के एटम है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप लेकर के बैठे हैं उस बेसिस पे। कह रहे हैं इफ अ मोनोसेक्राइड्स कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि वहां पर जो फंक्शनल ग्रुप मेन होगा ये तो एल्डिहाइड होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में तो कीटोन होगा, इसके अलावा और कोई नहीं, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स है, मोनोसेक्राइड्स है, अगर वो एल्डिहाइड ग्रुप लेकर के बैठा है तो उसको एक नाम दिया जाएगा कि एल्डोज फैमिली के लोग हैं। कौन सी फैमिली के लोग हैं, एल्डोज। कह रहे हैं कि इफ द इट कंटेन्स अ कीटो ग्रुप, अगर वो कीटोनी ग्रुप लेकर के बैठा है तो कहेंगे ये तो कीटोज फैमिली के। तो इनको दो फैमिली से बांट सकते हैं, एल्डोज और कीटोज। फिर बताया गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंस्टिट्यूटिंग द मोनोसेक्राइड्स is also introduced in the name as is evidence from the examples। जैसे हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखें तो आपको अपने आप दिख जाएगा, कुछ मोनोसेक्राइड्स को यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। अगर कोई भी हमारा मोनोसेक्राइड 3 कार्बन का है तो उसको हम कह सकते हैं ये ट्राइओज है। क्या बोल सकते हैं इसको, ट्राइओज है। 4 के लिए यहाँ पर टेट्रोज, 5 के लिए पेंटोज, ऐसे हेक्सोज और हेप्टोज आपको बताया गया, उसके जितने नंबर हैं। फिर अब आपको कह रहे हैं कि अगर वो एल्डिहाइड है, कौन है, एल्डिहाइड, तो कह सकते हैं यहाँ पर एल्डो वाला ट्राइओज है, 3 कार्बन का है लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एल्डिहाइड, इसको कहेंगे एल्डो ट्राइओज। ऐसे 4 कार्बन का है लेकिन एल्डिहाइड है, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेप्टोज, ऐसा क्रमशः उसको हम बोल सकते हैं। ऐसे अगर कीटोन वहाँ पर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है तो वहाँ पर कह सकते हैं कीटो ट्राइओज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, कीटो हेप्टोज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहां पर बताया गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक एक करके सभी मोनोसेक्राइड्स को पढ़ेंगे और इसमें हमें 2 मोनोसेक्राइड्स पढ़ने हैं, एक ग्लूकोज होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। इन्हीं को ही डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। तो और उसमें भी सबसे ज्यादा डिटेल में जिसको पढ़ना है वो है ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज की हम लोग बात करते हैं तो आपको बताया गया ये क्या हो जाता है, आपके पास यहाँ पर फ्री फॉर्म में या फिर कंबाइंड फॉर्म में भी देखने को मिलता है, खास करके जो मीठे फल्स होते हैं, ठीक है, उन सब में यह देखने को मिलता है, हनी वगैरह, इन सब में आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसके प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो सारी चीज़ें हैं, जितना ऑर्गेनिक को भी हम लोग पढ़े बस उसी की मदद से यहाँ पर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कहता है कि इसको बनाने का सिंपल सा मेथड है, आप सुक्रोज ले लो,
जो ग्लूकोज आपस में जुड़ करके जो भी चीज़ें बनाए हैं, ठीक, उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। जो भी यहाँ पर ओलिगोसेक्राइड या फिर पॉलीसेक्राइड्स बनाए हैं उनकी हाइड्रोलिसिस कर दो, वही टूट करके फिर से वही ग्लूकोज को वापस कर देते हैं। जैसे अगर सुक्रोज की बात करते हैं, सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पर ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है, हमारा फ्रक्टोज बनता है। इसलिए कहा गया अगर हमें सुक्रोज बनाना हो चाहे फ्रक्टोज बनाना हो, हमारे पास सिंपल सा मेथड तो यही है। कौन सा? कि हम वहाँ पर क्या करें, सुक्रोज को उसकी हाइड्रोलिसिस करें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ प्रेशर के साथ, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, धीरे 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 उसकी हाइड्रोलिसिस होती रहेगी और दूसरी साइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता जाएगा। ग्लूकोज बनने का एक और तरीका हमें यहाँ पर बताया गया है। कहा गया कि अगर हम चाहें, यहाँ पर इसके जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जैसे कि मैं आगे बताऊंगा, स्टार्च हो जाता है, सेलुलोज हो जाता है, ये ग्लूकोज के ही पॉलीमर्स होते हैं। अगर स्टार्च और सेलुलोज की हम क्या करते हैं, वहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, एसिड के साथ काफ़ी देर तक उसको हीट करते रहेंगे तो एक समय आएगा पूरे स्टार्च से क्या हो जाएगा, ग्लूकोज या फिर सेलुलोज से पूरा का पूरा ग्लूकोज बनकर तैयार हो जाएगा। तो प्रिपरेशन मेथड में आपको दो बातें बताई गई है, सिंपल सा सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस और आप बताओगे स्टार्च या फिर सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस। ये प्रिपरेशन में बताया गया, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कहता है ग्लूकोज के बारे में, यहाँ से ग्लूकोज हेडिंग आपका स्टार्ट है ना, ग्लूकोज, तो यहाँ पर लिखता है, कहता है कि ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर, नेचर फ्री फॉर्म में पाया जाता है, एज वेल इन कंबाइंड फॉर्म्स। बताया गया इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स, ये मीठे फलों में पाया जाता है, एंड हनी, इसमें भी पाया जाता है। फिर बताया गया और कहाँ पर, राइप पके हुए ग्रेप्स में पाया जाएगा, एंड आल्सो कंटेन्स ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट्स। ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब आपको बताया गया, स्वीट फ्रूट्स, हनी और राइप्स, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, अच्छी खासी मात्रा में ग्लूकोज को रखते हैं। बताया गया इट इज प्रिपेयर्ड एज फॉलो, कैसे, पहले आपको कह रहे हैं सुक्रोज से आप बना सकते हो। सुक्रोज को कहाँ से लेंगे, केन शुगर से उठा लेते हैं, ठीक है। कहा गया इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विथ, सुक्रोज को हम लंबे समय तक बॉयल करते रहे और वहाँ पर एसिडिक मीडियम, एसिड मीडियम के लिए हम वहाँ पर डाइल्यूट HCl यूज कर सकते हैं या फिर डाइल्यूट H2SO4 का यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा एल्कोहलिक सोल्यूशन बनाना पड़ेगा वहाँ पर, तब जाकर के हम देखेंगे सुक्रोज हाइड्रोलिसिस करके वहाँ पर ग्लूकोज और किसको बना देगा, फ्रक्टोज, आर ऑब्टेन्ड इन इक्वल अमाउंट्स। ठीक है, इक्वल अमाउंट्स में ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज है, हम इसकी वाटर के साथ एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब बताओ ये ग्लूकोज बन जाएगा और फ्रक्टोज बन जाता है। ठीक है, ऐसे बताया गया फ्रॉम स्टार्च से हम कर सकते हैं। बताया गया कॉमर्शियली अगर ज़्यादा मात्रा में अधिक अमाउंट में ग्लूकोज बनाना है तो हमारे पास अगला रास्ता होगा कि हम यहाँ पर क्या करें, स्टार्च से फिर सेलुलोज से बनाए। यहाँ पर करें कॉमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग विद डाइल्यूट H2SO4, और वो भी कह रहे हैं यहाँ पर 293 और थोड़ा सा प्रेशर भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो स्टार्च लिखे चाहे सेलुलोज लिखे, ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, C6H12O5 का होल N हो जाएगा। ठीक है, और जब इसकी रिएक्शन हम H2O के साथ क्या कर जाते हैं, H2O से N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ कराते हैं और यहाँ पर 393 केल्विन टेम्परेचर, 203 एटीम प्रेशर्स, तो याद रखना यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करके बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बना देता है। तो आपको बस यही याद रखना है कि स्टार्च सेलुलोज के भी हाइड्रोलिसिस करके बहुत सारे ग्लूकोज बना सकते हैं और अधिक अमाउंट में, क्योंकि ये पॉलीसेक्राइड्स है और पॉलीसेक्राइड्स जब वहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा थोड़ा बहुत नहीं, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स बनाते हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अब सबसे बड़ा टास्क यहाँ पर होगा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स को बताने के लिए क्या होगा तो उसको समझते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर कुछ थ्योरी है उसको देख लेते हैं जो आपको यहाँ पर बताता है। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज, क्या हो जाता है, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज होता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और हेक्स का मतलब 6 कार्बन का वहां पर ये कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। फिर बताया गया इज नोन एज डेक्सट्रोज, ये क्या हो जाता है बताओ, डेक्सट्रोज का मतलब आपको ये कह रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव है और वो भी लाइट को कौन सी साइड घुमा रहा है, राइट साइड घुमा रहा है, जिसको मैंने कहा था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसलिए कहा गया इसको डेक्सट्रोज भी कहा गया। फिर बताया गया इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी लार्ज कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, उन्हीं का ये मोनोमर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टार्च का मोनोमर होता है, सेलुलोज का मोनोमर होता है। ठीक है, ये इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ बोला जाता है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर हम लगा देंगे अपना ग्लूकोज। इट वॉज असाइन्ड द स्ट्रक्चर गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस।
ग्लूकोज को चलो ठीक है, यहाँ पर ये सारी कहानी बताइए, लेकिन उसका स्ट्रक्चर आपको पता है, अगर ये बायोलॉजी में भी चैप्टर्स रखा गया है और साथ साथ इसको केमिस्ट्री में भी यहाँ पर रखा गया है, तो केमिस्ट्री में किस नज़रिए से रखा गया होगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसके क्या हो जाते हैं, वहाँ पर एटॉमिक लेवल, मॉलिकुलर लेवल पे स्टडी कराना चाहते हैं केमिस्ट्री में, तभी यहाँ पर इसको रखें। नहीं तो अगर आपको बस इतना याद करना होता है, ग्लूकोज मोनोमर होता है, मोनोसेक्राइड्स होता है, फ्रक्टोज ये है, इनके डाइसेक्राइड्स ये हो जाते हैं, पॉलीसेक्राइड्स ये हो जाते हैं, ऐसा बहुत सारी चीज़ें आपको तो बेसिक केवल थ्योरेटिकल हो तो वो कहीं पर भी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में रखने का मतलब उसके स्ट्रक्चर लेवल पे जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना, कौन सा ग्रुप कहाँ पर है, उसका कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने के लिए आपको बताया गया। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इसे समझते भी चलेंगे, इसे रीड भी करते चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ग्लूकोज जो हो जाता है उसके स्ट्रक्चर को मान लेते हैं, आपको ग्लूकोज एकदम व्हाइट कलर का ऐसा कुछ आपको ऐसा दे दिया गया, ग्लूकोज कहा गया, ये लो ग्लूकोज या फिर जो भी एक सब्सटेंस है, आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है, इसमें कौन कौन से ग्रुप पाया जा रहे हैं, कितना यहाँ पर, और वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बताना। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ग्लूकोज का जो जनरल फॉर्मूला है, जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है, C6H12O6 है, C6H12O6 है। अब 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। 6 कार्बन एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं, 12 हाइड्रोजन कहाँ कहाँ लगे हैं और 6 ऑक्सीजन कहाँ और किस फॉर्म में है, ये सारी चीज़ें हमें पता करनी। हम कैसे पता करेंगे आपको पता है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इसकी केमिकल रिएक्शंस कराएंगे किसी न किसी कंपाउंड से, और जो प्रोडक्ट्स आएगा उस प्रोडक्ट को देख करके हम अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पर क्या होगा और कैसे होगा। चलो पहला एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि मैं आपको पहले कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा, रेड फास्फोरस HI। क्या बताऊंगा यहाँ पर, रेड फास्फोरस HI की बात करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर नाइट्रोजन कंपाउंड की हम बात करें, उनको हटा दे साइड में, इसके अलावा चाहे एल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी हो, सबको उठा करके हाइड्रोकार्बन तक पहुंचा सकता है। इतनी पावर उसके अंदर है, किसके अंदर, रेड फास्फोरस HI के पास, ठीक है। तो यहां पर बताया गया, जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शंस कराई रेड फास्फोरस HI के साथ, उसको हीट किया थोड़ी देर तक, तो जो हमारा प्रोडक्ट बन के आया वो नॉर्मल हेक्सेन था। क्या था, नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन का मतलब होता है 6 कार्बन की सीधी चेन का एक एल्केन है, और 6 कार्बन की सीधी चेन का एल्केन हमें क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहता है ये 6 के 6 जो कार्बन है एक दूसरे के साथ एक चेन में लगे हुए, कोई ब्रांचिंग नहीं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक चेन में वो अरेंज्ड हैं। ये कौन सी रिएक्शंस बता रहा है, पहली रिएक्शन। तो एक एक कैसे करते चलते हैं और समझते चलते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शंस आपको यहाँ पर, पहले तो आपको यहाँ पर ये बताता है कि इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी इतना, C6H12O6। लेकिन वो कैसे हैं, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन कहाँ कहाँ लगे उसको देखते हैं। कह रहे ऑन प्रोलॉन्ग, थोड़ा बहुत नहीं, लंबे समय तक हीट करते हैं विद HI भी बोल सकता है, या फिर आपको यहाँ पर, ठीक है, रेड फास्फोरस HI। आपकी बुक में केवल HI लिख रहा है तो याद रखना, अगर HI भी लिखता है तुरंत समझ जाना। इट फॉर्म्स नॉर्मल हेक्सेन। जब लंबे समय तक HI के साथ उसको हीट करते हैं, फिर रेड फास्फोरस HI भी बोलते हैं, तो क्या बना लेता है वहां पर, नॉर्मल हेक्सेन बना देता है। तो नॉर्मल हेक्सेन का बनना क्या गवाही देता है, तो बताओगे, सजेस्टिंग दैट, हमें यह सलाह देता है दैट ऑल द 6 कार्बन एटम आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन, मतलब एक दूसरे से कॉन्टिन्यूअस चेन में, एक सीधी चेन में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारे पास मान लेते हैं ग्लूकोज है, आपको तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स लिख दिया गया, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ पर केवल ऐसा ग्लूकोज लिखा है, ग्लूकोज। इसकी जब हीट करते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त हुआ। इससे समझ में आ गया 6 के 6 के कार्बन की चेन एक दूसरे से जुड़ी। चलो, ये एक पहला प्रूफ हमें मिला कि 6 के 6 कार्बन एक दूसरे से जुड़ते चले गए, 6 कार्बन की सीधी चेन, कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं है, इतना हम कंफर्म कर चुके हैं रेड फास्फोरस HI या फिर HI के साथ। फिर अब सवाल आता है इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, ठीक है, कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं यहाँ पर, वो हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए कहा गया कि चलो हम यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर्स में लेके जाऊंगा। वहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन की जब केमिकल प्रॉपर्टीज आई थी, तो वहाँ पर मैंने आपको पहली केमिकल प्रॉपर्टीज बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस, और वहाँ पर आपको बताया था जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर जोड़ते थे, एडिशंस कराते, तो भी कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस। और वो कंपाउंड्स वहीं पर खास करके वो कहाँ पर जुड़ते थे, एल्डिहाइड कीटोन पे ही जुड़ते थे। तो जिसमें से मैंने आपको वहाँ पर एक कंपाउंड्स बताया था कि अगर हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन HCN से करा देते हैं, याद करो क्या बताया था, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। तो जो प्रोडक्ट बनता था उसको क्या बोलते थे, साइनोहाइड्रिन कहते थे। और जब ग्लूकोज की रिएक्शंस कराई गई उससे, तो ये भी साइनोहाइड्रिन बना दिया। फिर एक और मैंने आपको बताया था अमोनिया और अमोनिया का डेरिवेटिव, जहां पर मैंने बताया NH2Z, याद आया, NH2Z।
तो मैंने आपको कहा था NH2Z में अगर Z की जहाँ पर OH लगा देते हैं तो उसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल अमीन। और हाइड्रोक्सिल अमीन जब एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शंस करता था, जो प्रोडक्ट बनता था उसको कहते थे ऑक्साइम बन गया। क्या बन गया? ऑक्साइम। तो जब ग्लूकोज की रिएक्शंस हमने हाइड्रोक्सिल अमीन से कराया तो इसने भी ऑक्साइम बना दिया। ग्लूकोज की रिएक्शंस हमने HCN से कराया तो इसने भी साइनोहाइड्रिन बना दिया। और ये दोनों रिएक्शंस हम जानते हैं कि केवल एल्डिहाइड कीटोन दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो इतने प्रूफ से हमें ये समझ में आ गया कि इनसे रिएक्शंस करना और वही प्रोडक्ट बनाना जो एल्डिहाइड कीटोन बनाया करते हैं, इतना तो कंफर्म हो गया कि इनके पास फंक्शनल ग्रुप कोई कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप का मतलब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, इसी दो में से है, तीसरा कोई और नहीं है मेन फंक्शनल ग्रुप्स। तो वही हम यहाँ पर बात करते हैं। अगला 3 नंबर का एक्सपेरिमेंट कहते हैं ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन मतलब NH2OH to form an enzyme and adds a molecule of hydrogen cyanide। क्या करता है? HCl to give cyanohydrin। क्या कर देते हैं? वो साइनोहाइड्रिन्स देते हैं। पता है क्या? these reactions confirm the presence of carbonyl group। ये रिएक्शंस वहां पर कंफर्म करता है कि उनके पास कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O इन ग्लूकोज, ग्लूकोज में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसा कुछ वहां पर है। तो कहने का मतलब कि ये हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करके ऑक्साइम और HCN से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन देकर के ये साफ साफ कहना चाहते हैं भाई वहां पर जो भी फंक्शनल ग्रुप है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब कार्बोनिल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड कीटोन में से ही कोई है। अब यहाँ पर ये आपको रिएक्शंस लिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये हम नहीं जानते कौन कहाँ पर है, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम बता रही है ऑक्साइम है। ठीक है, ऑक्साइम। ठीक है, वैसे तो आपको यहाँ पर एल्डिहाइड बता दिया गया, लेकिन मान लेते हैं हमें कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NHOH है, फिर यहाँ पर ये भी से लिया गया और HCN का रिएक्शन किया तो मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर जुड़ जाता था, ऐसे CN और OH उसी कार्बन पे आ जाता था, इसको हम कहते थे साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। ठीक है, चलो यहाँ तक तो पहुँच गए कि एल्डिहाइड कीटोन में से कोई है, लेकिन सवाल आता है कौन है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो अब इसके लिए हमें अगले एक्सपेरिमेंट पे बढ़ना पड़ेगा। अभी रेड फास्फोरस HI ने बताया कि 6 कार्बन की सीधी चेन, हाइड्रोक्सिल अमीन और वहां पर HCN ने बताया कि एल्डिहाइड कीटोन में से कोई है। अब कौन है उसको प्रूव करने के लिए अब हमें सहारा लेना पड़ेगा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेंगे Br2 वाटर। क्या उठाएंगे यहाँ पर? Br2 वाटर। Br2 वाटर की एक खास बात होगी, एक तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केवल और केवल एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाता। किसको कर पाता है? एल्डिहाइड को, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पर जो अभी डाउट में है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है, जब हम Br2 वाटर जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है उससे रिएक्शंस कराएंगे, अगर रिएक्शंस करके एसिड बन गया तो इसका मतलब कन्फर्म है वहां पर एल्डिहाइड था, नहीं बना तो कन्फर्म वहां पर क्या था? कीटोन था। और पता है क्या हुआ? जब रिएक्शंस किया गया ग्लूकोज की रिएक्शन Br2 वाटर से, एसिड बन गया। और एसिड बन गया और वो एसिड कौन सा था वहां पर? आपको पता है उस जो कंपाउंड्स बनते हैं उसका नाम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर अगले एक्सपेरिमेंट में। आपको ये कहता है करे ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज्ड टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडाइज हो जाता है 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। बताया गया ऑन रिएक्शंस विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि यहाँ पर ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शंस करके 6 कार्बन का आप बताओ ग्लूकोनिक एसिड देता है। ब्रोमीन वाटर क्या हो जाता है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया गया। दिस इंडिकेट्स दैट द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप क्या हो जाता है? एक एल्डिहाइड ग्रुप है और कोई और नहीं है। अब कोई संदेह नहीं रहा, Br2 वाटर से रिएक्शंस किया गया तो यहाँ पर जो भी कार्बन, ये तो अभी यहाँ पर लिख दिया गया, लेकिन मान के लो यहाँ पर कुछ हम नहीं जानते, हम जो यहाँ पर बन रहे हैं उसको जानते हैं। यहाँ पर एक COH ग्रुप का दिखना, ग्लूकोनिक एसिड, ये साफ हो गया यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कोई एल्डिहाइड है। कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? 6 कार्बन की सीधी चेन, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। चलो फिर अब अगला, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी भी होते हैं, बहुत सारे OH ग्रुप भी वहाँ पर होते हैं। अब सवाल आता है आखिर कितने OH ग्रुप वहाँ पर होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप? तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये कहता है कि जो हमारे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज है, आखिर उसमें कितने OH ग्रुप है उसको पकड़ने का एक रास्ता दिखता है।
क्योंकि हमें एक रास्ता पता है कि अगर हमें एल्कोहल की रिएक्शन एनहाइड्राइड से करा देते हैं, एसाइल क्लोराइड से करा देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से करा देते हैं, तो वहां पर क्या बन जाता है आपको पता है? एस्टर बन जाता है। एक OH ग्रुप एक एस्टर बनाता है। तो ये हुआ कि क्यों ना हम इसका एसिटाइलेशन करा देते हैं। एसिटाइलेशन मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इस ग्लूकोज की रिएक्शंस करा देंगे। तो एसिटिक एनहाइड्राइड्स का जो एसिटाइल ग्रुप होगा CH3CO ग्रुप, वो जितने अल्कोहल होंगे उसके साथ जाकर के उसके OH को हटा करके जुड़ जाएगा और वहां पर एस्टर बना लेगा। और पता है क्या हुआ? जब इनका एसिटाइलेशन कराया गया तो वहां पर पेंटा एसिटेट बन गया। पेंटा एसिटेट का मतलब आपको पता है क्या हो जाता है? 5 एस्टर ग्रुप बन गया वहां पर। और 5 एस्टर ग्रुप का बनने का मतलब ये साफ साफ कहता है कि भाई वहां पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो 5 हैं। और एक चीज याद रखना, कभी भी पूरे ऑर्गेनिक में एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर पाते। इसका मतलब 5 OH ग्रुप हैं, ये भी साफ है कि 5 कार्बन पे होंगे। ठीक है, एक ही कार्बन पे नहीं होंगे, सब अलग अलग कार्बन पे पाए जा रहे होंगे। तो ये भी आपको यहाँ पर बताता है। तो अगला एक्सपेरिमेंट आपको ये बताएगा कि कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये बताने जा रहे हैं। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज, क्या देता है वहां पर? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, हमें बना के देता है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट्स विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स, जो एकदम कंफर्म करके बताता है कि वहां पर टोटल 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। कह रहा है कि सिंस इट एग्जिस्ट एज अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये स्टेबल भी होता है पेंटा एसिटेट, इसका मतलब वहां पर याद रखना कि 5 OH ग्रुप शुड बी अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन, और यहां पर कंफर्म है कि वो 5 अलग अलग कार्बन पे ही वहां पर वो अटैच्ड होने चाहिए। तो इससे ये समझ में आ जाता है पेंटा एसिटेट हो जाता है। ठीक है, 5 OH ग्रुप है। तो मतलब हम कहां तक पहुंच गए? तो सबसे पहले वहां पर ये कहेंगे रेड फास्फोरस HI, तो स्टेट चेंज 6 कार्बन की। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप Br2 वाटर से हमने किया तो कंफर्म हो गया एल्डिहाइड है। फिर हमने वहां पर उसका एसिटाइलेशन कराया एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो वहां पर पेंटा एसिटेट से पता चला कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब सवाल आता है कि उसमें से कितने प्राइमरी है और कितने सेकेंडरी है, एक्सपेरिमेंट से कैसे बताएंगे? तो हम यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प लेंगे। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई और नहीं होगा, वहां पर HNO3 होगा। पहले HNO3 का नेचर जान। HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। वो एल्डिहाइड को भी एसिड में पहुंचा देता है, और दूसरी खास बात, अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल होगा उसको भी एसिड में पहुंचा देगा। इनके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कंफर्म हो चुका है। अगर इसकी रिएक्शन HNO3 से कराएंगे तो HNO3 उस एल्डिहाइड ग्रुप को एसिड में तो पहुंचा ही देगा, ये तो कंफर्म है। एक COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है CHO की वजह से आएगा, एल्डिहाइड की वजह से। अब इसके अलावा और जितने आएंगे वो प्राइमरी अल्कोहल से आएंगे। और पता है जब इसका HNO3 से रिएक्शंस कराया गया तो क्या हुआ? 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना ये इंडिकेट करता है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो एल्डिहाइड से आया है, और जो दूसरा वाला है वो कोई और से नहीं, कहां से आया है? अब बताओ, प्राइमरी अल्कोहल से आया है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर केवल और केवल एक प्राइमरी अल्कोहल पाया जा रहा है 5 OH ग्रुप में से। तो वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जो अगला एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करते हैं, on the oxidation with nitric acid, glucose as well as gluconic acids both yield a डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या देता है? वो एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देता है जिसका नाम यहाँ पर सैकरिक एसिड हो जाता है। और ये क्या हमें इंडिकेट करता है? द प्रेजेंस ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप्स। कह रहे केवल एक प्राइमरी अल्कोहल मतलब कि OH ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में। और यहाँ पर वही आपको बताया गया है कि आप देखें यहाँ पर मान लेते हैं ऐसा जो भी स्ट्रक्चर है, अभी मान लेते हैं स्ट्रक्चर हमें नहीं पता। CHO है, इसको भी क्या हो जाता है? HNO3 पहुंचा रहा है। कौन? HNO3। तो इनको तो एसिड में पहुंचा ही देगा, और साथ साथ इसके अलावा एक और एसिड बना, इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल से बना है। और 2 COH ग्रुप जिसको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोज में देखिए उसको कहते हैं सैकरिक एसिड। ठीक है, और कह रहे हैं जो ग्लूकोनिक एसिड जिसको Br2 वाटर ने CHO को बदल दिया था, इनको भी अगर हम HNO3 से ऑक्सीडाइज कराएं तो ये तो पहले से ऑक्सीडाइज हो ही चुका है। अब बचा कौन? एक प्राइमरी अल्कोहल, उसको भी क्या कर जाता है? ये ऑक्सीडाइज कर देता है, ग्लूकोनिक एसिड बना देता है। ठीक है, ऐसा कुछ यहां पर होता है जो हमें ध्यान देना। चलो अब मैं आपको यहां पर बताता हूं स्ट्रक्चर। इतना सारी चीज प्रूफ होने के बाद स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होगा,
ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं, अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात होगी तो यहाँ पर ध्यान देना हमें क्या करना है। अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को भी बताने के लिए यहाँ पर आता है फिशर प्रोजेक्शन या फिर फिशर स्ट्रक्चर। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके तो इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि ग्लूकोज का ओपन चैन स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो पहला कार्बन है, ध्यान समझना, जो पहला कार्बन है वो CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कार्बन होगा, फिर तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा और ये 6 नंबर का कार्बन। और 6 नंबर के कार्बन की बता रही है CH2OH है। पहला कार्बन इनके द्वारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और 6 नंबर का उस चेन में जो आखिरी कार्बन है CH2OH है। और सबसे मेन यहाँ पर मेन ये था कि यहाँ पर जो बचे हुए कार्बन हैं इनके ऊपर OH ग्रुप लगे हुए हैं, और वो हमें बताना है OH ग्रुप कहाँ पर है। अगर मैं आपको बताऊँ, ये हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये 6 नंबर का हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें अगर देखा जाए दूसरे कार्बन की अगर बात करते हैं या फिर और जितने भी दूसरे से लेकर 5 तक OH ग्रुप। अब ऐसे याद रखना, सभी OH ग्रुप राइट साइड पाया जा रहा है। कहाँ पर पाया जा रहा है, सभी OH ग्रुप राइट साइड पाया जा रहा है, बस एक कार्बन को छोड़कर, वो कौन सा, तीसरा वाला। तीसरे वाले कार्बन को छोड़ दिया जाए, आप ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, सभी OH ग्रुप राइट साइड है। फिर उसके बाद बच के आ रहा है H, जो बची हुई वैलेंसी वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दो। तो ऐसे आपको ये ध्यान देना, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, ग्लूकोज। ठीक है, एक बार फिर से, पहले पे CHO ग्रुप है, आखिरी पे CH2OH, बचे हुए कार्बन पे आप बताओगे OH H लगा है। तो याद रखना सभी कार्बन के OH ग्रुप कौन सी साइड, राइट साइड, बस तीसरे पे ही कहाँ पर हो जाता है, लेफ्ट आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। ये इनका फिशर का प्रोजेक्शन है। और अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज का करेक्ट नेम की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, करेक्ट नेम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के करेक्ट नेम की बात करें तो इनको कहा जाता है कि इसके सही नाम की बात करते हैं, इसको D+ ग्लूकोज कहा जाता है। क्या बोलते हैं, D+ ग्लूकोज। सवाल आता है ये प्लस का मतलब तो समझ जाएंगे, ये किसको क्या बता रहे हैं यहाँ पर, प्लस वाले का। प्लस का मतलब यहाँ पर राइट साइड लाइट को घुमा देता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, डेक्स्ट्रोज। लेकिन ये कैपिटल D नहीं समझ में आ रहा है, क्या ये इसको बता रहे हैं, इसके बारे में नहीं। तो याद रखना ये हमेशा कैपिटल D एंड कैपिटल L अगर कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के आगे ऐसा लगा हुआ है कभी भी, तो याद रखना वो क्या हो जाता है, ये कोई ना तो रोटेशंस को बताता है, ना तो प्लस माइनस से उसका कोई लेना देना है, ना तो ऑप्टिकल रोटेशन से उसका कोई लेना देना है। ठीक है, ये और केवल एक कॉन्फ़िगरेशंस को बताता है। क्या बताते हैं यहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशंस मतलब स्पेस में उनकी पोजीशंस की बात करता है। ठीक है, क्या बताता है, पोजीशंस की। किसकी पोजीशन, अभी आप देखिए। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्मॉल d एंड स्मॉल l, ये कहता है भाई मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ना इनका इनसे ना इनसे। ये क्या हो जाता है, आप बताओगे, ऑप्टिकल रोटेशन को बताता है, ऑप्टिकल रोटेशन को बताता है, ऐसा कुछ होता है, ऑप्टिकल रोटेशंस को बताता है। ठीक है, तो ये हो जाता है D+ ग्लूकोज। आपने देखा कैपिटल D कैपिटल L फॉर्म, स्मॉल d स्मॉल l फॉर्म, ऑप्टिकल रोटेशन और कॉन्फ़िगरेशंस को बता रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो गया। अब सवाल आता है, चलो ठीक है, सब कुछ मान लिया, ऐसा नाम होता है इनका, लेकिन ये D कहाँ से आया और कैसे इनके लिए कैपिटल D का यूज़ किया गया, कैपिटल L क्यों नहीं यूज़ किया गया। तो उसके लिए आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, एक काफ़ी छोटा यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट्स है, नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड की अगर हम बात करते हैं तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में याद रखना कि यहाँ पर क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड में तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ग्लिसरॉल्डिहाइड कुछ ऐसे दिखता है, काफ़ी छोटा है, यहाँ पर बस एक कायरल कार्बन यहाँ पर पाया जाता है। ये इसका एक इनिशियोमर होता है, ये ऐसे होता है,
ऐसे। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये एक कायरल कार्बन है, इसी से सभी हाइड्रोकार्बन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के जो भी हैं उनका डी और एल फॉर्म डिसाइड किया जाता है। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें ये आप देख रहे हैं कायरल कार्बन और इसका OH ग्रुप आपको राइट साइड दिखाई दे रहा है, इनको हम कहते हैं प्लस ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, प्लस ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं OH ग्रुप आपको लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर माइनस ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है ऐसे। और यहाँ पर चूंकि सबसे छोटा है और ये कायरल कार्बन, उस कायरल कार्बन में RH ग्रुप आपको राइट साइड दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए इस OH ग्रुप को, OH ग्रुप राइट साइड है, इसी के लिए यहाँ पर एक कैपिटल D यूज किया गया। सिर्फ OH ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशंस पेपर पे अगर हम इसको लिखें तो OH ग्रुप पे इसका कॉन्फ़िगरेशन हमें अगर राइट साइड दिख रहा है इस कायरल कार्बन पे, इसको हम कैपिटल D कहेंगे, और लेफ्ट साइड दिख रहा है तो इसको हम कैपिटल L कहेंगे। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कहीं से। ठीक है, बस यहाँ पर देखा जाए कि कायरल कार्बन पर OH ग्रुप कौन सी साइड है। ठीक है, कायरल कार्बन पे कह रहे हैं OH ग्रुप कौन सी साइड है, बस इसी से ही लेना देना है। हमने कहा अगर राइट साइड है, ठीक है, उसको कैपिटल D, लेफ्ट साइड है तो कैपिटल L। ये लाइट को राइट घुमा रहा है, लेफ्ट घुमा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पर प्लस आया माइनस, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस यहाँ पर OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन राइट साइड हुआ तो कैपिटल D, लेफ्ट साइड हुआ तो कैपिटल L। और अब सवाल आता है कि इसी से ही रेफरेंस लेकर के ग्लूकोज का भी कैपिटल D डिसाइड किया जाता है। कहा गया इसमें तो बहुत सारे OH ग्रुप हैं, हम किससे देखेंगे यहाँ पर, यहाँ तो राइट है, लेफ्ट है, राइट है, राइट है। तो आपको एक रेफरेंस कहता है कि हमेशा जो हम यहाँ पर कैपिटल D, कैपिटल L का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं वो किससे डिसाइड करेंगे, जो सबसे नीचे सबसे लोअर मोस्ट कायरल कार्बन है उसी से ही उसको डिसाइड किया जाएगा। और सबसे लोअर मोस्ट कायरल कार्बन 5th नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है, और इसमें RH ग्रुप कौन सी साइड है, राइट साइड है, इसीलिए इसको हम यहाँ पर सही नाम लेते हैं तो D प्लस ग्लूकोज के नाम से इनको बुलाया जाता है। ठीक है, आया समझ में कैपिटल D कहाँ से आया है, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड एक रेफरेंस पॉइंट है जिसमें OH ग्रुप जब राइट साइड था तो उसको कैपिटल D कहा गया और लेफ्ट साइड है तो कैपिटल L कहा गया। तो कह रहा है कि अब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसके लोअर सबसे नीचे पाए जाने वाले कायरल कार्बन पे होगा, वहां पर उसी के हिसाब से बताएंगे। यहाँ पर इनका राइट साइड था तो D वाले से मैच कर रहे हैं, इसलिए कहा ये D फॉर्म है। अगर कहीं पर किसी के यहाँ पर OH ग्रुप होता तो हम क्या बोलते हैं, उसको L फॉर्म कहते हैं। तो इतना थ्योरेटिकल पोर्शन, स्ट्रक्चर्स क्या होता है वो सारी चीजें आपको बताएंगे। चलिए अब देखें यहाँ पर। ठीक है, आते हैं यहाँ पर देखते हैं। यहाँ तक हो गया तो यहाँ से हम लोग को देखना था ना स्ट्रक्चर फॉर्म से। सारे एक्सपेरिमेंट हो गए थे। ओपन चेन होता है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, 5 OH ग्रुप पाया जाता है, उसमें से केवल एक ही प्राइमरी अल्कोहल होता है। इन सबको इकट्ठा किया गया तो उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर्स बनता है। उसमें कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, तब जाकर के यहाँ पर पहुँचते। कहा गया एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप्स वाज गिवन बाय फिशर। ठीक है, फिशर ने ये देखा वहाँ पर OH ग्रुप की डिफरेंट पोजिशन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, आफ्टर स्टडिंग मेनी अदर प्रॉपर्टीज इट्स कॉन्फ़िगरेशंस इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड फर्स्ट ग्लूकोज का पहले में, ग्लूकोनिक एसिड का सेकेंड में और सैकरिक एसिड का थर्ड में आपको बताया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, मैंने आपको वही सेम चीज़ बताई। पहले कार्बन पे कौन होगा भाई, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है पहला वाला, पहले पे ये CHO और सबसे लास्ट में COH, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। मैंने कहा सभी OH राइट साइड लगा दो, बस कहाँ पर, तीसरे नंबर वाले को लेफ्ट कर देना। अब इन्हीं से जन्मे हैं कौन, ग्लूकोनिक एसिड, तो CHO को COH में बदल दिया और सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, सभी OH राइट राइट राइट, बस तीसरे पे लेफ्ट। और इन्हीं से ही जन्मे हैं कौन यहाँ पर, बेंजोइक सैकरिक एसिड, डाइओइक एसिड है यहाँ पर। तो पहला और चौथा तो ये ले गया, उसके बाद पहला और छठा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, सभी OH राइट, बस तीसरे पे लेफ्ट कर देना। ठीक, अब यहाँ पर थ्योरी वो वाली बात करने जा रहे हैं। करेक्ट नाम का जो D आ गया उसके बारे में आपको फिर से बताने जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। ग्लूकोज करेक्टली नेम्ड एज, क्या लिखते हैं, D प्लस ग्लूकोज। D बिफोर द नेम, नाम के पहले आप ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कन्फर्मेशंस, वेयर एज प्लस रिप्रेजेंट्स ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर, जो कि प्लस यहाँ पर क्या हो जाता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर को बताता है, और कैपिटल D जो है वो केवल और केवल कॉन्फ़िगरेशंस को बताता है।
नेचर्स ऑफ द मॉलिक्यूल। बताया कि इट शुड बी रिमेंबर दैट, ये भी आपको बहुत ध्यान देना है, दैट डी और एल हैव नो रिलेशंस विद ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। ऑफ द कंपाउंड्स, फिर आपको कहता है दे आर ऑल्सो, साथ ही साथ कह रहे हैं नॉट रिलेटेड टू लेटर स्मॉल डी स्मॉल, कह रहे इनकी तुलना ना तो स्मॉल डी स्मॉल एल से करनी चाहिए। ठीक है, द मीनिंग ऑफ कैपिटल डी कैपिटल एल नोटेशन आर एस फॉलो, ये कहां से आया है उसको हम समझते हैं यहां पर। द लेटर कैपिटल डी और कैपिटल एल बिफोर द नेम एनी कंपाउंड इंडिकेट्स द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, ऑफ अ कंपाउंड्स विथ respect to configurations of some other compounds configurations of which known। कह रहा है कि हम क्या करते हैं, कैपिटल डी कैपिटल किसी कंपाउंड से इंडिकेट्स करते हैं, उससे रेफरेंस लेते हैं। वो रेफरेंस कहां से लेते हैं? इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करते हैं तो हम कहां से रेफरेंस लेते हैं? दिस रेफरेंस इज आइदर, ठीक है, रेफरेंस टू देयर रिलेशंस विद अ पार्टिकुलर आइसोमर, किसके? ग्लिसरल्डिहाइड को टारगेट करके उसी से बनाया जा रहा है। ग्लिसरल्डिहाइड कंटेन वन एसिमेट्रिक, एक एसिमेट्रिक कार्बन मतलब कायरल कार्बन रखता है, एंड एग्जिस्ट इन टू एनेंटियोमेरिक फॉर्म एज फॉलो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको बताया गया, यहाँ पर प्लस ग्लिसरल्डिहाइड और माइनस ग्लिसरल्डिहाइड। और इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, ये एक दूसरे के एनेंटियोमर्स होते हैं ना, मिरर इमेजेस नॉट सुपर इम्पोजिबल। OH आपको राइट साइड दिख रहा है, इसलिए कहते हैं भाई यहीं से तब D प्लस इसको कहा गया। लेफ्ट साइड दिखा तो इसको कह देते हैं L माइनस। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर L और D OH से ही आया है। ठीक है, तो बताइए प्लस आइसोमर ग्लिसरल्डिहाइड हैज अ D कॉन्फर्मेशंस इन मींस दैट व्हेन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला रिटन ऑन पेपर, जब पेपर पे हम लिखेंगे तो कह रहे स्पेसिफिक कन्वर्जन्स विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। बहुत सारी चीजें तो हम हायर क्लासेस में देखेंगे, लेकिन बेसिक्स अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये कहेंगे OH ग्रुप लाइज ऑन राइट हैंड साइड। तो OH ग्रुप हमारा कहाँ पर? राइट हैंड साइड पाया जा रहा है। कह रहे ऑल दोज कंपाउंड्स विच कैन बी केमिकली कोरिलेटेड टू D प्लस आइसोमर्स। कह रहे यहाँ पर विच कैन बी केमिकली कोरिलेटेड टू D प्लस आइसोमर्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड्स आर सेड टू have capital D configurations, whereas those which can be correlated to capital L minus isomers of glyceraldehyde are said have a L configuration। जो इनसे मैच करेगा, मतलब लेफ्ट साइड OH है, ठीक है, तो उसको L कहेंगे, राइट साइड है तो यही बताना चाहता है, चाहे जितना लिखें। इन L isomers OH group is on left hand side as you can see in the structure for assigning the conformations of monosaccharides, it is the lowest asymmetric carbon, lowest asymmetric carbon atom। कह रहे हम कहाँ से देखेंगे? बहुत सारे OH हैं यहाँ पर, कहाँ से देखेंगे? सबसे नीचे पाया जाना एसिमेट्रिक मतलब कायरल कार्बन। ठीक है, विच इज कंपेयर्ड, बताया गया एज प्लस ग्लूकोज की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, OH ग्रुप लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन ऑन द राइट साइड, ये तो राइट साइड है। ठीक है, इनकी बात कर रहा है, राइट साइड है। विच इज कंपेरेबल, किससे इसकी तुलना कर सकते हैं? आप बताओगे प्लस ग्लिसरल्डिहाइड से मैच कर रहा है। प्लस ग्लिसरल्डिहाइड को हम D कॉन्फिगरेशंस कहते हैं, तो इसका मतलब इसको भी कहेंगे। अदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज आर नॉट कंसिडर, और इन सबको नहीं लेके चलेंगे, केवल सबसे नीचे पाया जाने वाला होगा उसी को। फॉर दिस कंपेरिजन ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लिसरल्डिहाइड इज रिटन इन एज अ वे मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन, ठीक है, इज द टॉप। आपको यहाँ पर भी बताया गया, ये है D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, और उसी से ही मैच कर रहा था आपका यहाँ पर। ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर राइट साइड है, लोअर मोस्ट कायरल कार्बन पे, इसलिए इसको D प्लस ग्लूकोज कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर पे हम लोग इतना करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसको देखते हैं। तो आज इतना करते हैं, थैंक यू।